हेलो एवरीवन, वेलकम टू द OMR शीट। इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी MCQ फिजिक्स सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। पहले 1 से 25 तक क्वेश्चन हो चुका है। ये 26 क्वेश्चन है, 26 से लेकर 46 तक टोटल 21 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। उसका डिस्कशन करते हैं। तो ये सीरीज़ हम किस लिए लाए हैं, जो अपकमिंग जो रेल का जो एग्ज़ाम होने वाला है RRB का, और SSC का भी जो एग्ज़ाम है CGL CHSL, उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन अच्छे से आता है। तो उसका काफ़ी वेटेज है उसमें। रेल में तो बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। रेल का जो NTPC वगैरह है, NTPC बोलो या फिर ALP, तो जेई में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसमें साइंस टेक्नोलॉजी से। फिजिक्स का एक अच्छा महत्व है। तो 26 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। लिस्ट 1 में देखिए मेजरिंग डिवाइसेस दिया हुआ है, और लिस्ट 2 में फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पर कौन से डिवाइस से कौन सा क्वांटिटी हम मेज़र कर सकते हैं ये देखेंगे। तो ये देखिए जो गैल्वेनोमीटर है, ये ए में दिया है गैल्वेनोमीटर। ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करंट। ठीक है, ये पहले भी एक क्वेश्चन में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। डिटेक्ट करेंगे, करंट डिटेक्ट करता है। जो बी है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से हम ह्यूमिडिटी, ठीक है, जो एयर में कितना % वाटर वेपर का कंटेंट है उसके लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी टर्म यूज़ करते हैं। इसको हम हाइग्रोमीटर से मेज़र कर सकते हैं। इसमें देखिए सी और डी जो है ये बहुत नियर टर्म है। ये पायरोलियोमीटर है और एक पायरोमीटर है। ये देखिए हेलियो का मतलब सन से रिलेटेड है। हेलियो HELIO, हेलियो का जो मतलब है वो सन से रिलेटेड है। इसलिए हम इसकी ये जो पायरोलियोमीटर है इसके लिए हम डायरेक्ट बीम सोलर रेडिएशंस को मैच करेंगे। और जो पायरोमीटर है उसमें हम मालूम है वेरी हाई टेम्परेचर, जो 700-800 डिग्री सेल्सियस से लेकर उसके ज़्यादा टेम्परेचर को मेजरमेंट के लिए हम पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। तो क्या हुआ ऑप्शन हुआ 3 के बाद हो रहा 1, 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4 जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सी में बैठ रहा है। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन 27 नंबर। द मीटर दैट मेजर्स द स्पीड ऑफ व्हीकल। एक गाड़ी का स्पीड मेजरमेंट के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो है स्पीडोमीटर। स्पीड से रिलेटेड स्पीडोमीटर है ये वाला। एमीटर में हमें मालूम है करंट हो गया पहले ही। ओडोमीटर जो डिस्टेंस दिखाता है, ठीक है, वो गाड़ी का जो मीटर कंसोल होता है उसमें ओडोमीटर होता है, जो टोटल डिस्टेंस ट्रिप 1 ट्रिप 2 लेकर जो होता है ना, वो जो 3 ट्रिप होता है डिजिटल में, जो होता है डिजिटल जो कंसोल होता है उसमें 3 ट्रिप या फिर 2 ट्रिप मेज़र के लिए है। वो जो डिस्टेंस दिखाता है वो है ओडोमीटर से डिस्टेंस दिखाते हैं। और सी जो है, तो इस सोफोमीटर से हम कोई टेलीफोन सर्किट में नॉइज़ को परसेप्ट कर सकते हैं, कितना नॉइज़ है, बैकग्राउंड जो नॉइज़ या फिर नॉइज़ के रिलेटेड ये दिखाता है सर्किट में नॉइज़। तो सोफोमीटर हो गया। 28 क्या है, 28 वाला क्वेश्चन, 1 इंचेस इज इक्वल टू, ठीक है, तो 1 इंचेस, ये इंच जो है ये FPS मतलब ब्रिटिश यूनिट। तो 1 इंचेस में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, 2.54। अच्छा 1 पाउंड 29 क्वेश्चन है। 1 पाउंड इज इक्विवेलेंट टू, ये 1 पाउंड कितने kg के इक्वल है। तो देखिए ये जो हम कन्फेक्शनरी में जाकर दुकान में जाकर जो केक वगैरह खरीदते हैं, केक या फिर जो पहले डंबल आता था पाउंड में, तो वो kg में नहीं आके वो पाउंड में बिकता है। पाउंड का 1 पाउंड 1.5 पाउंड, ठीक है। तो वो 1 पाउंड कितने kg के इक्वल है ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो 1 पाउंड इक्वल है ये ए ऑप्शन 0.454 kg, मतलब 454 ग्राम इसके इक्वल है ये 1 पाउंड। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। डायलाटोमीटर, देखिए ये जो लिखा है ना DILAT, ये डायलेट मतलब पतला कर देना इसको। तो क्या लिखा है यहाँ पर, डायलाटोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, ये होगा यहाँ पर C, डायमेंशनल चेंज इन मटेरियल। ये कोई मटेरियल है उसमें डायमेंशनल चेंज लेंथ या ब्रेथ का, हाँ मान लीजिए ये एक
आयरन शीट है, इसको अब हम गर्म करते हैं तो इसका जो लेंथ भी इंक्रीज़ होगा, इसका ब्रेथ भी इंक्रीज़ होगा। ये लेंथ मान लीजिए, इसको ब्रेथ मान लीजिए। तो लेंथ भी इंक्रीज़ होता है, ब्रेथ भी इंक्रीज़ होता है। तो कितना इंक्रीज़ होता है उसको चेंज, उसका जो मेजरमेंट है चेंज का, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डायलैटोमीटर। ठीक है। 31 आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से हमको वेक्टर क्वांटिटी चूज़ करना है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये दोनों को एस्पेक्ट्स जिसमें होते हैं उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब सिर्फ डायरेक्शन होने से ही काम नहीं बनता, ये डायरेक्शन का जो एडिशन, ये जो मतलब वेक्टर एडिशन का जो फार्मूला होता है ट्रायंगुलर या फिर पॉलीगॉन, वो फार्मूला भी अप्लाई होना चाहिए, तभी उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसमें जो 4 ऑप्शंस है, इसमें हीट तो स्केलर हो गया, टाइम भी स्केलर, वर्क भी स्केलर, एंगुलर मोमेंटम हो गया स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए वेक्टर होता है तो दो टाइप का वेक्टर होता है। एक को कहते हैं हम पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर कहते हैं, ये क्लास 11 में आपको मिल जाएगा। और दूसरे को हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर। रोटेशनल जब मैकेनिक्स हम पढ़ाते हैं तो रोटेशनल मैकेनिक्स जो होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ठीक है, प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, सपोज ये जो एक ऑब्जेक्ट है ये रोटेट कर रहा है एक्सिस के अबाउट, ऐसे रोटेट कर रहा है। मान लीजिए सन के अबाउट अर्थ रोटेट कर रहा है, तो ये जो एक्सिस और ये जो प्लेन है इसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ रोटेशन। मतलब इस प्लेन में वो घूम रहा है, प्लेन ऑफ रोटेशन या फिर रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। इसमें यहाँ पर फिलहाल हम रेवोल्यूशन बोलेंगे या फिर प्लेन ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं। और ये जो एक्सिस है अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एक्सिस का डायरेक्शन हम ऊपर देंगे, इसको हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर। ये जो वेक्टर है, देखिए ये वेक्टर का कोई एंड ओरिजिन पॉइंट या फिर एंड पॉइंट नहीं है। जो एक्सियल वेक्टर जो होता है ये एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर टर्म है वो रोटेशन से लिंक हुआ है। तो एंगुलर के लिए जो वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं इसका कोई ओरिजिन या फिर एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन पोलर वेक्टर का ओरिजिन भी होता है, एंड पॉइंट भी होता है। तो ये एंगुलर मोमेंटम एक एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल। और ये एक्सियल वेक्टर रोटेशन के जो प्लेन है, रोटेशन के प्लेन से परपेंडिकुलर होता है, या फिर ऊपर की तरफ, या मतलब इनटू द पेपर या फिर आउट ऑफ द पेपर। मतलब यहाँ पर देखिए प्लेन अगर ऊपर से देखेंगे तो प्लेन के आउट ऑफ द पेपर है, और ऊपर से देखने से अगर ये क्लॉकवाइज घूमता तो इनटू द पेपर होता। तो फिलहाल दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। 32 क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियर साइजेस आर एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट नेम्ड। देखिए न्यूक्लियर साइज जो है, न्यूक्लियर साइज मतलब हम बोलते सकते हैं कि एटम, जो एटम होता है, एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, उसके बोर मॉडल के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन उसको चारों ओर घूमता है सर्कुलर ऑर्बिट में। ये बोर मॉडल की बात कर रहे हैं हम। तो ये जो न्यूक्लियस को हम पॉजिटिवली चार्ज जो है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन हो गया या फिर न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। तो ये जो प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन या फिर जो ये न्यूक्लियस का जो रेडियस, इसको हम मेजरमेंट के लिए, इतना छोटा यूनिट है ये, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं 10⁻⁻15 का ऑर्डर, 10⁻⁻15 मीटर का ऑर्डर यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं फर्मी या फिर फेम्टोमीटर। ये फेम्टोमीटर भी इसका नाम है, फेम्टो, FEMTO। फेम्टो मतलब 10⁻15 फर्मी यूज़ करते हैं। एंगस्ट्रॉम हम यूज़ करते हैं वेवलेंथ के लिए, जनरली वेवलेंथ के लिए यूज़ होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेवलेंथ हो सकता है, मैटर वेव्स भी कभी कभी हो जाता है। न्यूटन के लिए तो, न्यूटन तो है फोर्स के लिए, माइक्रोन भी डिस्टेंस का है, लेकिन ये जो सेल वगैरह होता है ना, जो ये जो बायोलॉजिकल जो सेल होता है, हाँ कोश बोलते हैं इसको हिंदी में, तो ये जो बायोलॉजिकल सेल है उसका जो मेजरमेंट होता है जनरली वो माइक्रोन में होता है। ये 10⁻⁻6 ऑर्डर का है मीटर में। क्वेश्चन नंबर 33, अमॉन्ग द फॉलोइंग सिलेक्ट द ऑड वन। इसमें हम ऑड वन देखेंगे, मतलब ये 4 ऑप्शन में से कौन सा बाकी तीनों में से डिफरेंट है। तो ए में मीटर दिया है, मीटर किसका यूनिट है, मीटर है डिस्टेंस का यूनिट है। ये फरलॉन्ग भी डिस्टेंस का यूनिट है, माइल भी डिस्टेंस का हो गया। एकड़ जो है ये एरिया का है। तो एरिया मतलब ये बाकी 3 जो A, B और D जो है ये डिस्टेंस के यूनिट हो गए, और एकड़ जो है C ऑप्शन वो एरिया के यूनिट हो गया, इसलिए ये हो गया ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 34 चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ लेंथ। ये लेंथ
का यूनिट पूछ रहा है, या फिर ये नॉट है, यहाँ पर लिखा है नॉट, मतलब नहीं है। ये कौन सा यूनिट नहीं है, लेंथ का यूनिट नहीं है। देखिए लाइट ईयर जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेडियन इज़ द, यहाँ पर देखिए आंसर दिया भी हुआ है, लाइट ईयर या डिस्टेंस का यूनिट है। मतलब वैक्यूम में लाइट एक साल में या एक ईयर में कितना डिस्टेंस कवर करता है। माइक्रोन, ये भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, 10⁻⁻⁶ मीटर में है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, ये जो अर्थ से लेकर सन का जो एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज सन से लेकर अर्थ का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और रेडियन हो गया एंगल का मेजरमेंट, रेडियन हो गया एंगल का मेजरमेंट, रेडियन RADIAN। ये देखिए ये क्या है, ये है आर्क बाय रेडियस। ये एक्चुअली एंगल का फॉर्मूला है, एंगल का। अब रेडियन किसको कहेंगे, 1 रेडियन इक्वल टू 1 आर्क, यूनिट आर्क बाय यूनिट रेडियस। ठीक है, 1 रेडियस मतलब आर्क और रेडियस अगर इक्वल हो गए तो उसको हम, वो जो एंगल होता है, ये मान लीजिए ये सर्कल है एक, ठीक है। अब ये सेंटर हो गया, इसका रेडियस कितना है R। अब हम यहाँ से लेकर एक आर्क सेगमेंट लेते हैं, आर्क सेगमेंट, मान लीजिए ये भी जो डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस भी R है। तो इसको जो ये एंगल आया यहाँ पर थीटा, इस थीटा को हम 1 रेडियन मान के चलते हैं। ये हो गया 1 रेडियन। 35 एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी। इन चारों में से स्केलर क्वांटिटी कौन सा है। वेलोसिटी तो स्केलर है, मोमेंटम भी स्केलर है, फोर्स भी स्केलर है, एनर्जी हो गया मतलब वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स तीनों वेक्टर हैं, एनर्जी हो गया स्केलर। तो ये हो गया आंसर, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। तो स्केलर हो गया एनर्जी। 36 विथ एन ऑर्डिनरी बैलेंस वी मेजर। ऑर्डिनरी बैलेंस मतलब जो ये ऐसे वाला बैलेंस होता है, इसको हम कहते हैं ये वाला बैलेंस, तराजू जिसको हम कहते हैं हिंदी में तराजू। तो विथ एन ऑर्डिनरी बैलेंस, ये वाला चीज़, इससे हम क्या मेज़र कर सकते हैं या फिर करते हैं। तो ए मास, वेट, डेंसिटी, वॉल्यूम। तो इससे हम मेज़र करते हैं मास हो गया करेक्ट आंसर। वेट के लिए हम यूज़ करते हैं स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं। और वॉल्यूम के लिए बहुत सारा मेजरमेंट हो सकता है, टेक्निक डिपेंड करता है मटेरियल कैसा है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। चलिए इसमें आते हैं 37। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस से क्या होगा, हमने लिखा यहाँ पर वेट, ये स्प्रिंग बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो वेट दिया नहीं है, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स। तो हमें याद रखना पड़ेगा या फिर मालूम होना चाहिए जब ये जो वेट है, ये वेट है क्या एक्चुअली। मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है अपने सेंटर की तरफ, मान लीजिए m हो गया मास, और फोर्स के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स हो गया, ये मास और एक्सेलरेशन मतलब ये जो फोर्स से रिलेटेड होता है एक टर्म, फोर्स को अगर मास से डिवाइड कर दे तो ही ठीक है। फिर तो अब मान लीजिए अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है m, जिसका मास है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g है। तो इसको अर्थ किस फोर्स से नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ये हो गया F इज इक्वल टू mg, और इसी को हम कहते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो वेट क्या हुआ है एक्चुअली, वेट ये mg जो है वो पूरा वेट के बराबर हो गया। तो वेट एक्चुअली क्या है, एक टाइप का फोर्स है। तो इसको हम स्प्रिंग बैलेंस से मेज़र करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस से मेज़र करते हैं। 38 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्वांटिटीज एंड द यूनिट्स इज ए प्रॉपर मैच। यहाँ पर लिखा है कौन सा यूनिट के साथ क्वांटिटी मैच कर रहा है। तो देखिए ये इम्पल्स जो है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं न्यूटन बाई सेकेंड नहीं है, यहाँ पर बाई दिया हुआ है, लेकिन हम इसका जो करेक्ट यूनिट है वो न्यूटन सेकेंड है। तो ये तो गलत हो गया। पावर के लिए तो हम वाट यूज़ करते हैं, फेराड तो कैपेसिटेंस का है, मतलब यहाँ पर जाएगा कैपेसिटेंस में फेराड जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। कैपेसिटेंस का यूनिट जो है वो हेनरी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मान लीजिए कि
यहाँ पर एक मैग्नेट रखा है, ये मान लीजिए नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो इसका जो फील्ड लाइन्स है ये ऐसे इस तरफ होता है, ये वाला है, ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये इमेजिनरी कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, ये दिखाता है कि फील्ड कितना स्ट्रांग है। तो जितना दूर जाएंगे मैग्नेट से उतना फील्ड वीक होगा। ये लाइंस बहुत दूर दूर है, ये लाइन का जो डेंसिटी है, ये लाइन का जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी डिनोट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस रीजन में कितना स्ट्रांग है। जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा, जितना ज़्यादा फील्ड लाइन्स होगा इस एरिया में, उतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लीजिए यहाँ पर एक एरिया आ गया, ये एरिया को हम लेंगे 1 मीटर स्क्वायर। अब इस 1 मीटर स्क्वायर में परपेंडिकुलर कितना लाइंस पास कर रहा है, कितना सारा लाइन पास कर रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है। ये देखिए अगर ये लाइन यहाँ पर ऐसे गया तो ये परपेंडिकुलर तो नहीं होगा, इसके लिए हमको एक कंपोनेंट चाहिए। कंपोनेंट के लिए हम कॉस थीटा का कंपोनेंट यूज़ करते हैं, तो ठीक है वो छोड़ दीजिए फिलहाल। इसको हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर कितना लाइंस पास कर रहा है, इसको हम करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका यूनिट हो गया वेबर। तो ये करेक्ट मैच हो गया। 39 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर्स इज नोन एज पायरोमीटर। पायरोमीटर से हम मेज़र करते हैं टेम्परेचर, तापमान मेज़र करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर। अब वो हाई टेम्परेचर मेज़र करने के यहाँ पर तो देखिए क्या क्या है, यहाँ पर ए है थर्मो इलेक्ट्रिक, सी है गैस, डी है लिक्विड। तो ये कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं होगा, ये होगा रेडिएशन थर्मोमीटर। मान लीजिए बहुत ही गर्म ऑब्जेक्ट, बहुत ही हॉट कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर मान लीजिए आप 1500 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर की वजह से इसका यहाँ से जो रेडिएशन निकल के आ रहा है बाहर की तरफ, रेडिएशन जो रेडिएट कर रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है, उसमें बहुत सारा वेवलेंथ प्रेजेंट होता है। तो 1500 डिग्री सेल्सियस के लिए एक पार्टिकुलर वेवलेंथ का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। वैसे ही 1000 डिग्री सेल्सियस के लिए किसी और वेवलेंथ का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इंटेंसिटी किस वेवलेंथ का ज़्यादा है, उससे ये जो थर्मोमीटर है उससे ये मेज़र करता है कितना टेम्परेचर हो गया इसका। तो रेडिएशन थर्मोमीटर कहते हैं इसको, पायरोमीटर। बहुत हाई टेम्परेचर मेज़र करने के लिए ये पायरोमीटर यूज़ होता है। 40 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर अबव 1500 डिग्री सेल्सियस। तो 1500 डिग्री मतलब बहुत हाई टेम्परेचर, तो इसको हम पायरोमीटर से मेज़र करते हैं। 41 क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ ओशन। ये देखिए एक क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन पहले भी था, जिसमें डेप्थ ऑफ ओशन के लिए हम लोग जो ऑप्शन वहाँ पर गिवन था, उसमें डेप्थ ऑफ ओशन में एक ऑप्शन था सोनार, SONAR, जिसमें क्या होता है, शिप का एक इंस्ट्रूमेंट है, वो अल्ट्रासाउंड रेडिएट करता है। अल्ट्रासाउंड जब जाता है तो शिप का जो बेस है, यहाँ पर शिप का मतलब ये ओशन का जो बेस है, वहाँ से टकराकर ये वापस रिफ्लेक्ट होकर शिप के रिसीवर में आता है, रिसीवर में। तो मान लीजिए शिप अगर ये कहीं यहाँ पर था तो यहाँ से ऐसे गया, ये है ओशन बेड, मतलब ओशन का जो ओशन फ्लोर मान लीजिए इसको। तो यहाँ पर टकरा के फिर ये अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर ऐसे आया, ऐसे इनकमिंग ये इंसिडेंट हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ। तो ये कभी शिप पहले यहाँ पर था, उसके बाद यहाँ पर चला गया, ये एस पोजीशन, ये एस गैस पोजीशन। तो ये डिस्टेंस और टाइम मेज़र करके हम इस डेप्थ को मेज़र कर सकते हैं यूजिंग सोनार टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ पर सोनार तो दिया हुआ नहीं, तो इसके लिए हम फैदोमीटर का यूज़ करेंगे। फैदोमीटर मतलब कितना, फैदम मतलब वो कितना नीचे तक जा सकता है, ये डेप्थ कितना ज़्यादा है, डेप्थ को हम फैदम से रिलेट करते हैं। तो ये हो गया फैदोमीटर। 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर देखिए नॉट दिया हुआ है। मैनोमीटर से प्रेशर ठीक है, कार्बोरेटर इंटरनल कंबशन इंजन में ही है। मोटरसाइकिल में हम कार्बोरेटर पहले देखते थे, अभी तो FI इंजन आ गया है, फ्यूल इंजेक्टेड। सी में क्या हुआ है, कार्डियोग्राफ से हम हार्ट का मूवमेंट मेज़र करते हैं, ये भी ठीक है। सीस्मोग्राफ से हम जो मेज़र करते हैं वो कभी मान लीजिए अर्थक्वेक हुआ, तो अर्थक्वेक में कितना टेरिबल अर्थक्वेक, कितना इंटेंसिटी का अर्थक्वेक, उस इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए हम सीस्मोग्राफ यूज़ करते हैं, ना कि कर्वेचर ऑफ सरफेस के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन गलत हो गया। तो ये हो गया ऑप्शन डी आंसर, करेक्ट आंसर। तो ये वाला गलत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ये कौन सा नॉट है, मतलब करेक्टली मैच नहीं है।
देखिए एनीमोमीटर का विंड स्पीड से रिलेशन है, ठीक है। एमीटर का इलेक्ट्रिक करंट से है, डी का पायरोमीटर से है, तो ये तो 3 ऑप्शन ठीक हो गया, मतलब ये आंसर में फिट नहीं होगा। सी में क्या है, टैकोमीटर। टैकोमीटर से प्रेशर डिफरेंस तो मेज़र नहीं करते। टैकोमीटर से क्या करते हैं, देखिए आप जो मोटरसाइकिल में या फिर 4 व्हीलर या फिर कोई भी मोटर जो गाड़ी होता है व्हीकल, मोटर व्हीकल में अगर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है या फिर ये एनालॉग भी हो सकता है, तो जितना हम एक्सलेरेट करते हैं रेवोल्यूशन दिखाता है ये। टैकोमीटर क्या है कि जो पिस्टन है, इंटरनल कंबशन इंजन का जो पिस्टन है वो कितना अच्छे से मतलब कितना तेज़ी से रिवॉल्व, मतलब उसका पिस्टन का जो अप डाउन होता है ना, इसको हम कहते हैं रेव। मतलब वो जो टर्म होता है मोटर बाइक में जो टर्म है रेव मतलब एक्चुअली रेव तो आता है रेवोल्यूशन से, लेकिन मान लीजिए ये पिस्टन का ये चेम्बर हो गया, पिस्टन चेम्बर। अब यहाँ पर पिस्टन क्या करता है, वो गैस को कंबसन से गैस को जलाकर उसमें एनर्जी, वहाँ से एनर्जी निकालता है। तो ये पिस्टन कितना तेज़ी से अंदर जाता है और बाहर आता है, इसको हम टैकोमीटर से मेज़र करते हैं। 44 ऑक्सानोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ। ये देखिए ऑक्सानो, ये जो AUXA है। अब बायोलॉजी में एक टर्म है, हार्मोन में मिलेगा बायोलॉजी में, ऑक्सिन हार्मोन। ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये कोई पेड़ पौधे को उसका लंबाई या फिर उसका लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है ऑक्सिन, या फिर ग्रोथ मान के चलिए, ग्रोथ से रिलेटेड। तो ऑक्सानोमीटर में हम यहाँ पर देखेंगे A, C और D ये भी कुछ नहीं है, यहाँ पर ग्रोथ से रिलेटेड जो टर्म है ये होता है ऑक्सानोमीटर का यूज़ करके मेज़र करना। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखिए A ओडोमीटर है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर व्हीकल। ऑडोमीटर, एमीटर और ऑडियोमीटर, ये देखिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑडियोमीटर में क्या है, डिवाइस फॉर मेजरिंग साउंड इंटेंसिटी, ये ठीक है। एमीटर में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, एमीटर जो है ये इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक पावर के लिए नहीं, ये यूज़ होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो ये पावर जो हो गया ये तो गलत टर्म हो गया, इसके लिए हम करंट का मेजरमेंट के लिए एमीटर यूज़ करते हैं। ऑडोमीटर फ्रीक्वेंसी, ये ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फ्रीक्वेंसी। और ओडोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस मेजर के लिए, ये भी ठीक है। तो गलत ऑप्शन कौन सा, मतलब कौन सा गलत मैच है, नॉट करेक्टली मैच पूछा यहाँ पर, तो डी हो गया करेक्ट ऑप्शन, ये वाला करेक्ट हो गया। 46 सेक्सटेंट इज़ यूज्ड फॉर। सेक्सटेंट किस काम के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर इसके लिए करेक्ट जो आंसर होगा ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सेक्सटेंट से हम हाइट मेज़र करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करके। मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ये कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ये बहुत ऊंचा एक बिल्डिंग है। अब इस ऑब्जर्वर को मालूम है कि यहाँ से लेकर इसका डिस्टेंस ये मेज़र तो कर ही सकता है। अभी तो ये मेजरिंग टेप से भी मेज़र करता है, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हुआ तो मेजरिंग टेप से भी हो जाएगा, या फिर ये जो कोई सेंसर वाला डिवाइस जो यहाँ से यहाँ तक अगर पैदल चल के आ गया तो उस डिवाइस से भी सेंसर से इसका डिस्टेंस मेज़र कर सकता है। तो यहाँ से जो इस बिल्डिंग का जो बेस है, इस ऑब्जर्वर के पोजीशन से बिल्डिंग का जो बेस है B, ये OB डिस्टेंस मेज़र करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये हाइट मेज़र करने के लिए तरीका तो हो सकता है बहुत सारा। यहाँ से एक पत्थर को ड्रॉप करके, पत्थर यहाँ पर जब गिरा तो टाइम मेजरमेंट, लेकिन उसमें बहुत एरर होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करके हम अच्छे से मेज़र कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर एक डिवाइस हो गया सेक्सटेंट, ये मेज़र करेगा कि ये ऑब्जर्वर उस डिवाइस की मदद से इस बिल्डिंग के टॉप को देखेगा। ये बिल्डिंग का टॉप देख लिया, अब देख रहा है कि वो जो सेक्सटेंट डिवाइस है वो उसमें एंगल मेजरमेंट का एक दिया हुआ है। एंगल मेजरमेंट मतलब ये जो एंगल है ये कितना डिग्री एंगल यहाँ पर हो रहा है, थीटा। तो अगर इसको मालूम है ये थीटा एंगल, तो सेक्सटेंट की मदद से थीटा मिल जाएगा उसको। तो हम अगर वो टैन थीटा का यूज़ कर दे तो टैन थीटा का बिल्डिंग का जो हाइट h मान लीजिए h/OB हो गया। तो यहाँ से थीटा अगर मालूम है उसे, तो कैलकुलेटर से टैन थीटा का मेजरमेंट करके वो h का मेजरमेंट भी कर सकता है यूजिंग द सेक्सटेंट डिवाइस। तो ये हो गया करेक्ट ऑप्शन टू मेजर द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो 46 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है।
यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर ख़त्म। इसमें इसके बाद वाला चैप्टर है उसमें हम वन लीनियर मोशन का डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।